हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ हम लोग जो क्लास 12 की केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर आया है 2023 में, क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर आया है वो 2023 में, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये है आपका मॉडल पेपर जो है केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है। कोड 118 यहाँ देख लीजिए, आपका है कोड 118। तो कोड जो है वो 118 वाला जो कोड है यहाँ देख लीजिए, इसका आपको विषय कोड दिया है। और मॉडल पेपर यहाँ पर मॉडल सेट आपका हो गया केमिस्ट्री वाला का। इसको हम लोग टोटल आज क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला देखने वाले हैं। आप यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है और चलो जल्दी से इसको देख लेते हैं बउआ, किस प्रकार से है ना सोल्व करना है इसको, या क्या क्या इसका आंसर रहेगा। एक एक क्वेश्चन आप कॉपी में लिखिएगा और इसको पूरा आपको करना है। तो चलिए हम लोग को क्वेश्चन यहाँ से शुरू है बउआ। फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है इस तरह से कि क्या करना है। OMR आंसर सीट आपको रहेगा, टोटल 70 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको सोल्व कितना करना है बउआ, तो कोई 35 होकर हल करना है, ऐसा इसमें दिया गया है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस होता है। जल्दी से देख लीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखिएगा। बर्फ आपका रवादार ठोस होता है बउआ। बेरवादार जो अक्रिस्टलीय होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, रबर है, कांच और प्लास्टिक है, सबके सब आपका बेरवादार होता है। क्या रहता है बउआ, बेरवादार ठोस। आपका बर्फ हो जाएगा कोची, तो बर्फ आपका हो जाएगा रवादार ठोस। यहां तक आपको कंप्लीट हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो पहला का आंसर क्या गया है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया बेरवादार ठोस। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया आपका अगला क्वेश्चन, ये है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में देख लिए, फलक केंद्रीय घन में है ना, फलक केंद्रीय जो होता है वो फलक केंद्रीय, ऐसा कहा गया है। फलक केंद्रीय घन जिसको FCC कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस सेंटर है ना, फेस FCC फेस है ना, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आपका है। इसमें परमाणु के है ना इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो FCC वाला में बुआ फलक केंद्रीय जो घनाकार होता है इकाई सेल, इसमें आपको परमाणुओं की संख्या कितना याद रखना है, 4 याद रहेगा। FCC में परमाणु की संख्या कितना होता है, FCC के इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 4 होता है बुआ, परमाणु की संख्या 4 होता है, ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, कहां गया आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहां है, कहा गया NaCl की क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। तो ध्यान आपको रखना है कि जो NaCl है बुआ, NaCl के क्रिस्टल की जो संरचना होती है, NaCl के क्रिस्टल की संरचना जो आपको होती है, यहां देखिए NaCl के क्रिस्टल की संरचना कैसा होती है, किस प्रकार का रहेगा, तो फलक केंद्रित होती है। क्या रहेगा वो, फलक केंद्रित। NaCl के क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सरल घनीय जालक में संकुल क्षमता होती है, जल्दी से आपको बता देना है कि इसमें संकुल की क्षमता कितनी होती है। संकुल की क्षमता आपको बताना कहाँ, तो सरल है ना घनीय जालक में पैकिंग फ्रैक्शन आपसे कहा गया इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है ना, सिंपल वाला में सरल घनीय जालक में संकुल क्षमता मतलब पैकिंग एफिशिएंसी कितना % होता है, तो बिल्कुल 52% इसका रहेगा। कितना रहेगा वो, 52% पैकिंग होता है, 48% वॉइड होता है, खाली स्थान होता है। तो ध्यान कितना रखना है आपको, इसमें याद रखना है वो 52%। तो टोटल इसका आंसर कितना आ गया है आपका, 52% आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होती है। कौन है जिसमें परासरण की क्रिया नहीं होती है, कौन प्रकार ना किस प्रकार के रहेगा घोल, तो उसमें परासरण की प्रक्रिया नहीं होगी। आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो आइसोटोनिक होता है वो आइसोटोनिक वाला में इसमें परासरण की प्रक्रिया नहीं होती है। आइसोटोनिक मतलब 2 विलयनों का परासरण दबाव आपस में समान होता है, तो आइसोटोनिक आपका आंसर हो जाएगा। आंसर एकदम मेमोरी में सेट कर लीजिए, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आंसर इसका ये आ गया। तो 5 का आंसर कौन सा हो गया बउआ, ए। चलो अगला क्वेश्चन में 6 नंबर में चलते हैं। देख लीजिए 6 नंबर में क्या दिया गया है, कहा गया किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जल्दी से देख लो, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित है ना आप वाष्पशील है ना पदार्थ के मूल प्रभाव के बराबर होता है, इस कथन को कहते हैं। तो इस कथन को कौन बताए थे, ये कहा गया है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो आपका होता है बउआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, जो आप वाष्पशील चीज रहता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है या बराबर होता है, ऐसा कह रहा बराबर होता है। ये बात को कौन बताए हैं,
तो बताइए इस बात को कौन बताए हैं? अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखना है रावल। कौन? इसे रोल्ट कहा जाता है, यहाँ रावल लिखा गया, आपको ध्यान रखना है कि रावल साहब कौन है? रावल साहब, रावण नहीं बउआ, रावल साहब, ध्यान रहेगा, है ना। क्या कहा गया? किसी तनु विलयन के वास्तव का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित आभासशील विलय के मूल प्रभाव के बराबर होता है। इस कथन को कौन बताया है? तो रोल्ट के नियम द्वारा दिया जाता है, रावल जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान आपको रखनी है। यहां तक हुआ बउआ कंप्लीट, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं बउआ लोग। तो चलिए हम लोग अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहां देख लीजिए, ये है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया है? जल्दी से पढ़ लीजिए। एक विलय जिसके, कहा गया है एक विलय है, यहां देखिए एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, नहीं, न उसमें संयोजन होता है न वियोजन होता है, न एसोसिएशन न डिसोसिएशन। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, भांट ऑफ गुणांक का मान हमेशा 1 रहेगा। ध्यान रखिएगा, अगर नहीं होता है तो भांट ऑफ गुणांक का मान कितना रहेगा? 1 होता है। अगर संयोजन होता है, जुड़ जाता है तो जुड़ जाएगा तो कम जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। बताओ ना, 2 चीज जुड़ जाएगा तो जुड़ के 1 बनावेगा, तो बताइए संख्या घटा नहीं तो भांट ऑफ फैक्टर 1 से कम आ जाएगा। लेकिन अगर एगो टूटेगा, वियोजन इसका हो जाएगा, टूट के 2 बना देगा बउआ, तो यहाँ पर कह दें कि 1 से अधिक हो जाएगा। तो बताइए न संयोजन हो न वियोजन हो तब भांट ऑफ गुणांक का मान 1 होगा। अगर संयोजन होता है तो 1 से कम, वियोजन होता है तो 1 से ज्यादा। याद हो गया सब लोगों को? इसको याद रखना बउआ, इसको ध्यान रखना है। संयोजन वियोजन कुछ नहीं रहेगा तब वैल्यू 1 रहेगा बउआ। संयोजन वियोजन कुछ नहीं रहेगा तब वैल्यू कितना रहेगा? 1 रहेगा। कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे चल लीजिए। 8 में क्या दिया गया पढ़ो। कहा गया है द्रवित NaCl की बात किया है बउआ लोग। द्रवित NaCl दिया है। द्रवित NaCl में के वैधुत, द्रवित मतलब NaCl को ही द्रवित कर दिया, उसको जल नहीं दिया है, उसको लिक्विड फेम में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। वैधुत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो यहाँ देख लिए, जो आप वैधुत अपघटनशील पढ़े हैं ना, तो ओकरा में होता कुछ ये, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। तो एनोड को पॉजिटिव है, कैथोड को निगेटिव हम मानते हैं। लेकिन वैधुत रासायनिक सेल में क्या होता है? एनोड निगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव। तो यहाँ देखो वैधुत अपघटन करवाने के लिए कह रहा है ना, मतलब वैधुत अपघटनशील एनोड को मानना है पॉजिटिव है, कैथोड को निगेटिव। कहा गया कैथोड पर कौन मिलेगा? बताइए NaCl को तोड़ना है पहले, तो NaCl को तोड़ेंगे तो Na प्लस Cl माइनस जाएगा। तो बताइए कैथोड निगेटिव है तब प्लस वाला को अपनी ओर खींच लेगा, सोडियम वाला को अपनी ओर खींच लेगा। तो बताइए कैथोडवा पर कौन गया? सोडियम में जाएगा बउआ। तो इसका आंसर आपका सोडियम हो जाएगा। क्लियर हो गया है? तो इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या रहेगा? 8 का आंसर सोडियम हो जाएगा बउआ। सोडियम कैथोड पर कौन जाएगा? तो सोडियम यहाँ पर चला जाएगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? कैथोड पर कौन जाएगा बउआ लोग? तो सोडियम यहाँ पर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़िए क्या दिया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ। क्वेश्चन नंबर 9 पूछे का चांस हमेशा बनल रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 के पूछने का चांस बना रहता है बउआ। तो 9 नंबर में पढ़िए क्या दिया गया है। 9 नंबर में कहा गया फैराडे के विद्युत विक्षेपण, ये कहा गया वो फैराडे के विद्युत विक्षेपण का प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण लिखते हैं? तो बताइए पहले नियम के अनुसार M समानुपाती Q था, तो M बराबर लिखते थे Z इंटू Q बराबर IT नहीं लिखते थे। तो Z IT कहाँ है? आपको I अगर नहीं देगा ना बउआ तो I करंट होता, करंट का स्थान पे C इसमें दिया गया है। तो बताइए Z IT, तो देखो CZ है ना, M बराबर देखो तो C मिल रहा, C मतलब करंट दिया है, I को C लिख दिया है। इसके बाद Z, तो Z का Z दे ही दिया है, टाइम का टाइम दिया ही है। तो बताइए कौन सा आपका आंसर हो गया? B हो गया है। फैराडे के जो पहले नियम का आधार पर ही तो होता है कि यदि कोई सेल है उसको से धारा प्रवाहित करते हैं या आवेश प्रवाहित जब किया जाता है तो क्या उसमें कंडीशन आता है? तो जब हम लोग आवेश को प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर कंडीशन आपका ये हो जाता है बउआ कि जो उसमें विघटित होने वाला द्रव्यमान उसके आवेश के समानुपाती होता है। यही तो कंडीशन इसमें था, इसका अप्लाई कर दिए। आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा। कौन सा आंसर रहेगा बउआ लोग? तो आपका आंसर इसमें आ गया है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 9 के बाद 10 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है? कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है? एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है बउआ लोग? बोल दो, एनोड पर क्या होता है? तो ऑक्सीकरण। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो एनोड पर जब ऑक्सीकरण होता है तो एक बात बताओ ना, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग। तक केकरा में? किसी में इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है, ये अवकरण है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ, अवकरण है। ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ, सब अवकरण है।
तो कहा था कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, सबके सब तो है ना अवकरण हो गया है, होना कोई चाहिए आपको, ऑक्सीकरण होना चाहिए। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, सब में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ था, जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है सबके सब अवकरण आपको दिया है, तो अवकरण में तो कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर हो गया बउआ लोग? आंसर आपका इसका डी आ जाएगा बउआ, आंसर इसका आपका डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपका आ गया कौन सा? डी। 10 के बाद चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ो, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघट की 1 विलयन का विशिष्ट चालकता सबसे कम है? विशिष्ट चालकता सबसे कम कहा गया किसका रहेगा, है ना? वैद्युत अपघट के 1 विलयन का विशिष्ट चालक, है ना, चालकत्व सबसे कम था। देखिए विशिष्ट चालकत्व सबसे कम जो होता है ना वो जिसकी नॉर्मलिटी सबसे कम हो, एन का मान जिसका सबसे कम हो, नॉर्मलिटी। तो बताइए नॉर्मलिटी दू को दिया है, यहाँ दिया 0.02 दिया, 0.2 दिया, यहाँ पे 0.002 दिया था, कौन सा आपका सबसे कम कहाँ है? तो जिसका नॉर्मलिटी सबसे कम रहता है ना उसका चालकत्व जो होता है वो सबसे कम हो जाता है। तो आपका आंसर इसमें भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, नॉर्मलिटी कम चालकत्व कम, नॉर्मलिटी कम चालकत्व कम, आपका आंसर भी हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यहां देख लो बुआ, क्वेश्चन नंबर 12 को किस प्रकार से हम लोग बनावेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है अभिक्रिया दिश के वेग, है ना, क्या कहा गया पढ़ लीजिए पहले। कहा गया है कि वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ? कैसे हम लोग इसको वेग को लिखेंगे? तो सब अभिकारक से दिया है, अभिकारक की मात्रा समय के साथ घटता है। तो बताओ ना बउआ, अगर ए से सभी में ऑप्शन दिया है, बी से तो दिया है, ये भी बी से दिया, लेकिन बी बना है तो बी प्लस में होना चाहिए था, वो तो होगा नहीं। ए से लिखेंगे तो यहाँ 2 है, तो कैसे लिखेंगे? 1/2। ए का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt लिखेंगे, लेकिन माइनस में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बउआ माइनस में? क्योंकि अभिकारक का अमाउंट समय के साथ घटता है, तो घट रहा है, इस कारण से आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा। कौन सा आंसर आपका आ जाएगा बउआ लोग? सी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, वेग, है ना, कहा गया किस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? ताप पर। आप सुने होंगे के का मान जो होता है वो वेग स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। के जो होता है ना, के वे है ना वेग स्थिरांक, तब वेग स्थिरांक का मान हमें केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है, केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है। आपका आंसर आ जाएगा इसमें कौन? आपका आंसर ही आ जाएगा 13 का, आपका आंसर ही हो जाएगा बउआ, 13 का आंसर ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया होने के लिए बउआ प्रथम कोटि के डबल जैसा इसमें दे दिया, देख लो, है ना, यहाँ पर आपका प्रथम कोटि का अभिक्रिया कौन नहीं रहेगा? तो आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा बउआ? बी। 14 वाला का आंसर आपको बी रहेगा। ये क्वेश्चन आपको ना के बराबर पूछता है तो आपको दे दिया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 14 नंबर जो दिया देख लो बउआ, एक लंबी चौड़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्रथम कोटि का अभिक्रिया आपका नहीं रहेगा। 14 का भी आ जाएगा। 15 क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन एकदम अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। जितना भी प्रकाश अभिक्रिया होता है सूर्य के प्रकाश में होता है, सबके सारी अभिक्रियाओं का कोटि शून्य होता है, लिख दीजिएगा। जो भी अभिक्रिया लाइट के उपस्थिति में होता है, सनलाइट के उपस्थिति में होता है, उस सबकी कोटि शून्य होता है, शून्य कोटि का अभिक्रिया टोटल हो जाता है। तो कहा गया जल में H2Cl2 मिलके और HCl का निर्माण करता है। अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो अभिक्रिया की कोटि की बात ना क्या हुआ, तो ध्यान रखना है कि जितना भी ये होता है ना सब है, इसमें जितना भी अभिक्रियाएं सब है, प्रकाश वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं सबकी कोटि होता है शून्य। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। प्रकाश अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में हुआ है, कोटि इसका शून्य रहेगा। एकदम ट्रिक है, इसको ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन श्योरली यहाँ से पूछता है आपको, एक क्वेश्चन श्योर आपको यहाँ पर रहेगा बउआ, ध्यान रखना है। तो जितना भी प्रकाश अभिक्रिया दिया रहता है सबकी कोटि शून्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन के बाद 16, अधिशोषण की प्रक्रिया क्या है? अधिशोषण की प्रक्रिया, अधिशोषण का अवशोषण होता है, मतलब पानी पी जाते हैं तो अवशोषण हो गया। और निहाल ये है ना, पानी शरीर पर है तो उसको अधिशोषण कहते हैं। तो अधिशोषण की प्रक्रिया वो अंदर जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा, सतह पर रह जाएगा। निहाइएगा तो अधिशोषण है, पी लीजिए, अगर पानी का हम लोग पी लेते हैं तो हो जाएगा अवशोषण, अंदर चला गया तब शोषण हो गया। कहा गया अधिशोषण मतलब निहाते हो कौन सी प्रक्रिया? तो सतही है, सतह पर आ जाता है। उष्मा शोषी कहा पृष्ठ, है ना, पृष्ठ की घटना ऑक्सीकरण है, अवकरण है। तो बताइए कौन सा पृष्ठ वाला घटना आपका हो जाएगा? ये पृष्ठ वाला घटना ना है बउआ,
कौन सा घटना? पृष्ठ वाला। जो अधिशोषण की प्रक्रिया है, पृष्ठ वाला घटना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम एकदम कॉपी में लिख ही लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अधिशोषण की प्रक्रिया जो होता है वो एक पृष्ठ की प्रक्रिया होता है, सतहीय प्रोसेस होता है, सतह वाला प्रोसेस है। यहाँ पर चलो अगला क्वेश्चन, दूध के बारे में कहा गया कि दूध के बारे में बताइए, क्या दूध के बारे में जल्दी से बता देना है। चलिए कहा गया दूध के बारे में बताइए, तो ध्यान आपको यहाँ पर ही रखना है बुआ कि दूध, इसमें ध्यान दो, जो दूध यहाँ पर दूध की हम बात कर रहे हैं, ये दूध क्या है ना, वसा में विक्षेपित वसा है? नहीं, वसा में वसा तो होता नहीं है। बताइए, वसा में विक्षेपित जल है? नहीं, जल में विक्षेपित वसा, जल जो है वो पानी में फैट घुला हुआ रहता है, पानी में फैट घुला हुआ रहता है। नहीं था, कौन सा आपका आंसर हो है? जल में विक्षेपित वसा होता है? नहीं, फैट डिस्पर्स्ड होता है इन वाटर। तो ध्यान रखना कि जल में विक्षेपित वसा होगा, जल में विक्षेपित क्या रहेगा बउआ? वसा हो जाएगा, जो जल में विक्षेपित रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चल रहे हैं। अगला 17 के बाद 18 नंबर पे पहुंच गए हैं बउआ। 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलिए। हाँ, ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला मैसेज, जरा देख लो क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघट फेरिक हाइड्रोक्लोराइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है? वो सबसे कम प्रभावी की बात क्या है ना, तो ये ध्यान आपको रखना है बउआ। कहा गया है विद्युत अपघट वाला कंडीशन, विद्युत अपघट फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल में स्कंदन की प्रक्रिया, स्कंदन सबसे कम प्रभावित होता है। ये निर्भर करता है आवेश पे, जहां आवेश सबसे कम वहां पर है ना, स्कंदन में सबसे कम प्रभावित, आवेश सबसे कम। इसको तोड़िएगा तो 3 को है ना, तो 3H+ आ जाएगा, 3 आवेश है। यहाँ तोड़ेंगे तो 2 है ना, 2 को K+, 2 को K+ आ जाएगा। यहाँ भी तोड़ेंगे तो 2 को है तो 2 को K+ आ जाएगा। लेकिन बउआ लोग अगर यहाँ KBr को तोड़े हुए तो एक ही को है ना, एक ही K+ आपका रहेगा। इसका मतलब स्कंदन की प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी कौन हो जाएगा? KBr हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश सबसे कम आ रहा है। एक ही को K+ होगा, यहाँ 3 को पोटेशियम प्लस है, 2 को इसमें भी है, इसमें 2 को है। इसलिए आपका आंसर जो बउआ लोग हो जाएगा सबसे कम प्रभावी वाला में, सबसे कम चार्ज, सबसे कम प्रभावी स्कंदन की प्रक्रिया में। याद रहेगा सब लोगों को, तो आंसर कौन सा हो गया आपका? सी हो जाएगा, KBr। कौन सा? KBr आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। 18 के बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। आइए 19 नंबर क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण वाला में से है बउआ, एकदम इसको एग्जाम से पहले याद ही कर लेना। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। रासायनिक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? एक तो रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाता भी है, बढ़ाता भी है, और दूसरा उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं संक्रियन ऊर्जा को घटा देता है। संक्रियन है ना, संक्रियन ऊर्जा को कौन करता है? घटाता है। उत्प्रेरक का दो काम होता है वो लोग, उत्प्रेरक का 2 काम होता है। सबसे पहला जो उत्प्रेरक का काम होता है, ध्यान रखना है बुआ, संक्रियन ऊर्जा को कम कर देता है, ये काम ये हो गया। दूसरा अभिक्रिया के दर को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। याद रहेगा, इसको सब लोग लिख लेगा कि जो उत्प्रेरक होता है संक्रियन ऊर्जा को घटाता है, उत्प्रेरक संक्रियन ऊर्जा को घटाता है। उत्प्रेरक क्या करेगा बुआ? तो संक्रियन ऊर्जा को घटाएगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि ये अभिक्रिया के दर को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 19 के बाद जल्दी से आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बुआ? देख लो जल्दी से, कहाँ गया आपका 20 नंबर क्वेश्चन? ये है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? देखिए, साइनाइड विधि द्वारा हम लोग सिल्वर को प्राप्त करते हैं। साइनाइड विधि द्वारा किसको बुआ? साइनाइड और सिल्वर। साइनाइड विधि द्वारा किसको? सिल्वर को प्राप्त करते हैं। तो साइनाइड विधि द्वारा किसको प्राप्त करते हैं बुआ? सिल्वर को। याद रहेगा सब लोगों को, साइनाइड विधि द्वारा किसको प्राप्त करते हैं बुआ? तो सिल्वर को। थ्योरी है तो थ्योरी आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। थ्योरी में आपको कुछ कर नहीं सकते, थ्योरी आपको याद रखनी ही है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिधमन भट्ठी, ब्लास्ट फर्नेस, है ना, अभिधमन भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? जल्दी से बता देना है कि लौह ऑक्साइड का अवकरण किसका? चूना पत्थर द्वारा, सिलिका द्वारा, कार्बन द्वारा, या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा। अगर आप लोग पढ़े होंगे बउआ, ये है ना, अगर चीजवा को आप लोग पढ़ा होगा ना, तो आपको याद होगा कि जो ब्लास्ट फर्नेस होता है वात्या भट्ठी में, ऑक्साइड का अवकरण हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा किए थे। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन द्वारा होता है, लेकिन कार्बन एडिशनल होता है ना, कार्बन है ना, मेन कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें रहता है। तो आपको है ना आंसर में कार्बन भी होता है, लेकिन वहां आपको आंसर में लिखना है कार्बन मोनोऑक्साइड। ब्लास्ट फर्नेस अगर आप
पढ़े होंगे ना, तो उसमें याद होगा कि Fe2O जो 3 होता है, Fe2O3, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और आयरन यहाँ से हम लोग बाहर कर लेते हैं। Fe यहाँ से हम लोग को बाहर हो जाता है, आयरन बाहर हो जाता है। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 नंबर पे आ रहे हैं बउआ लोग। 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कहा गया विद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। अशुद्ध धातु के शोधन को क्या कहेंगे, है ना, वैद्युत अपघटन पर आधारित होना चाहिए। तो वैद्युत अपघटन पर आधारित है तो सबसे पहले और शोधन करना है, क्या करना है, शोधन। तो वैद्युत अपघटन पर आधारित शोधन की प्रक्रिया को वैद्युत शोधन कहेंगे। क्या बोलते हैं वो, वैद्युत शोधन। थ्योरी है, नॉर्मल थ्योरी, इसको ध्यान रखो। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया पर आधारित, है ना, पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, उसको कहेंगे वैद्युत शोधन कहा जाता है। वैद्युत अपघटन पर आधारित जो है शोधन की प्रक्रिया को वैद्युत शोधन कहते हैं, वैद्युत शोधन कहते हैं। नॉर्मल सा आप इसको याद रख सकते हो, है ना, और थ्योरी है, इसको याद रखो। इस क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में दे देगा, वहां पर आपको बनाना ही पड़ेगा हर हाल में, मॉडल पेपर को तुम छोड़ नहीं सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है, जल्दी से बता दिए। तांबा धातु का निष्कर्षण किससे करते हैं, जो तांबा धातु होता है ना उसका निष्कर्षण किससे करते हैं, आपका ऑप्शन दिया गया है। देखिए सबसे करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका कॉपर पाइराइट होता है, ये CuFeS2, कौन सा हो जाएगा वो, CuFeS2, इसको बोलते हैं कॉपर पाइराइट, मुख्य होता है, मुख्य रूप से कॉपर पाइराइट, CuFeS2, नाम याद रखो, कॉपर पाइराइट, नाम याद रखिए सब लोग, कॉपर पाइराइट इसका आंसर हो जाएगा, CuFeS2। अगला क्वेश्चन को चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन पे आप चलिए। कहां गया आपका 24 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए। ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, ये तो बताया गया क्वेश्चन होगा। अब नॉर्मल है, फोन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, वो कौन कौन, फोन, फ्लोरीन, कौन कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन के साथ रहेगा ना तो उसमें हाइड्रोजन बंधन, फोन, मोबाइल नहीं बोल रहे हैं, फोन हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है। नाइट्रोजन है बुआ, यहाँ देखिए हाइड्रोजन बंधन बनावेगा, ऑक्सीजन है बनाएगा, फ्लोरीन है बनाएगा, ये तीनों बनाता है, लेकिन HCl हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। तो कौन हाइड्रोजन बंधन में भाग नहीं लेता है, तो HCl आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट है, कौन हाइड्रोजन बंधन में भाग नहीं ले रहा बुआ, तो HCl, कौन सा हो गया आपका आंसर, HCl, कौन सा बुआ, जल्दी से बोल दो, HCl हाइड्रोजन बंधन में भाग नहीं लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के बाद 25, उत्कृष्ट गैसों के बाह्य शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जल्दी से बता दीजिए। नोबेल जो गैस होता है ग्रुप 18 के तत्व जो है बुआ, तो उसके बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फुलफिल और वाइटल होता है ना। तब फुलफिल और वाइटल देख लीजिए ना किसमें है। अब हाँ ये वाला हो जाएगा, पढ़े होंगे NH2NP6, NH2NP6 होता है बुआ, NH2NP6 है ना, NH2NP6, NH2NP6, NH2NP6 याद रहेगा, NH2NP6 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन है बुआ, सबसे प्रबल, सब क्वेश्चन करवाए हैं, सब ऑब्जेक्टिव में करवा दिए थे। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन रहेगा, फ्लोरीन, F2, इसका आंसर आपका सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक F2 आपका होता है। अगला है ना, ए सेट में सल्फर के ऑक्सीकरण संख्या पूछा, ए सेट में देखो खाली है ना, सल्फर के अलावा कोई है कि अकेले अकेले है, अगर अकेले अकेले है सर जीता, अकेले अकेले वाला में 0, अकेले अकेले वाला में 0, अकेले अकेले वाला में आंसर क्या लिखते हैं वो लोग, 0 लिखते हैं। अकेले अकेले वाला में जैसे अब से कहा जाए कि इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, तो सीधे कह दें कि 0 होगा। P4 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या 0 लिखेंगे बउआ। O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या 0, N2 में नाइट्रोजन का 0, एसेट में सल्फर का 0, सब अकेले है, केवल फास्फोरस, केवल ऑक्सीजन, केवल नाइट्रोजन, केवल सल्फर, केवल अगर अकेले अकेले रहेगा तो उसका 0 लिख देंगे, केवल अगर अकेले रहेगा तो 0 लिखेंगे बउआ। तो यहाँ पर बता दीजिए क्या हो गया है आपका 0। H2 में बताओ, तो H2 में भी 0 रहेगा, H2 में भी आपका 0 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बाद 28 नंबर पे आ जाइए। कहा गया निम्न युगों में संक्रमण तत्व कौन है, संक्रमण मतलब डी ब्लॉक वाला कौन कौन है ये बताना है। तो डी ब्लॉक में आपको पता है कि कॉपर और आयरन होता है, कौन कौन है बउआ, कॉपर और आयरन डी ब्लॉक में आता है, कॉपर है और आयरन है, कॉपर 29 और आयरन का होता है 26। कॉपर और आयरन जो है संक्रमण तत्व होता है, डी ब्लॉक का होता है, संक्रमण तत्व होता है, डी ब्लॉक वाला रहता है, कॉपर और आयरन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो 29 नंबर पहले देख लीजिए।
कहा गया है वो निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक, जल्दी से बता दो, जिसका इलेक्ट्रॉनिक है ना, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए कितना बुआ, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D0 चाहे D10 बताए थे, D0 चाहे D10, तो देख लीजिए D0 या D10 किसका आएगा, आप निकाल के देखिएगा स्कैडियम का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कैडियम का कितना होता है, 21 में से 3 घटा लो तो आ जाएगा 18, और 18 में से जब 18 घटाएंगे ना, 18 माइनस 18 जब घटाइएगा 18 हुआ, 18 में से है ना, यहाँ 18 बचेगा, 18 में से 18 घटाएंगे तो 0 नहीं आ जाएगा, और 0 का 3D0 नहीं लिख सकते हैं, तो 3D0 बड़ा ही हो गया आपका, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन है, बताया गया क्वेश्चन है ना, सब ऑनलाइन क्लास में करवा दिए हैं, सब ऑनलाइन क्लास में करवाए हैं वो ऑब्जेक्टिव वाला में। अगर ऑब्जेक्टिव आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन यहाँ से है ना, आपको ऑब्जेक्टिव से ही रहेगा। कहा गया है वेनेडियम, वेनेडियम होता है, वेनेडियम लिखा गया है, वेनेडियम के बारे में कहा गया जिसका एटॉमिक नंबर 23 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए वेनेडियम का, तो बताओ 23 है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, गिन के देख लो ना वो, इसको आप गिन के देख लीजिए, जोड़िए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 3 23, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लेंथेनाइड तत्व है, लेंथेनाइड तत्व याद करने के तरीका आपको बताए थे, सीपर नन था, प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती यूरोप, है ना, GD याद होगा, GD टबडी होर, या लीजिए GD टबडी होर, लेंथेनाइड में GD टबडी आता है, लीजिए GD टबडी आ गया है, GD आपका हाल है, या लीजिए आपका GD, गैडोलियम आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, गैडोलियम। लेंथेनाइड में कौन रहेगा वो हुआ, तो गैडोलियम आपका आंसर हो जाएगा, GD टबडी होर, TM ने बाइबी का किया लूट, है ना, सब पढ़ा दिए हैं, सब संक्रमण तत्व में पढ़ा दिए हैं, एक को छोड़े नहीं है, सब पढ़ावल चीज आ रहा है बुआ, देख लीजिए सब पढ़ाया गया चीज है। चलिए अगला KMnO4 के बारे में बोला गया है, अगला ना देखिए KMnO4 कहाँ गया आपका, ये है KMnO4 में एमन के ऑक्सीकरण अवस्था, तो बताइए जल्दी से, तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कशन डिटेल में किए हैं। KMnO4 में अकेले नहीं है, 2-3 को है, तो 2-3 को है, तो बताए थे कि ऑक्सीजन के लिए 2 लेना, तो ऑक्सीजन के लिए अगर 2 का प्रयोग करते हैं तो 2 में 4 से गुना करो 8 है, 8 में से हाइड्रोजन का ये पोटेशियम है, पोटेशियम का एक घटा लीजिए, हाइड्रोजन पोटेशियम सब एक ही रहता है, तो एक घटाएंगे तो +7 ना हो जाएगा, तो जिसका भी +7 है सभी लोग सही हो, है ना, जिसका +7 आ रहा है, KMnO4 में एमएन का ऑक्सीकरण संख्या +7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन यहां पर है। चलिए यहां देखिए, कहा गया प्रसंकरण बता देना है, प्रसंकरण बता दीजिए जल्दी से, NiCO4 में, NiCO4 में प्रसंकरण आपको बतानी है बुआ, NiCO4 में प्रसंकरण क्या रहेगा, था 4 को दिया है ना, तो अगर 4 को दिया है ना बुआ, तो 4 को दिया है तो 4 का बोलो, 4 का क्या लिखेंगे, sp3 लिखेंगे, 3 1 4 नहीं हो जाएगा, 3 1 4, ये लीजिए आपका हो गया sp3, जिसका sp3 आ रहा है सभी लोग सही हो, sp3 इसका आंसर आ जा रहा है, 4 को है तो 4 गो का sp3, 4 गो का sp3, 4 गो का sp3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चल लीजिए आप, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ ये समाव्य है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा गया, समाव्यवी समन्वय संख्या कहा, समन्वय संख्या कहा गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा गया है, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए ये जो लिख रहे हो ना C2O4, इसका 2 होता है, आई 3 गो दिल है तो इसका 2 होता है, और दिया के वो है 3 गो दिया है, तो 3 दूना कितना आ जाएगा 6, कौन सा आंसर है डी। अब 2 कैसे होता है, कम्प्लेक्स आप लोग पढ़े होंगे कि डबल बॉन्ड का निर्माण करता है, दो केंद्रीय परमाणु के साथ 2 बंधन का निर्माण करता है, और जितना बंधन बनाता है ना उतना ही हम लोग प्रयोग करते हैं, तो 2 बंधन बनाता है ना, यहाँ पर C2O4 जो है बउआ लोग 2 बंधन का निर्माण करता है, तो जब 2 बंधन का निर्माण करेगा, 3 को दिया तो 3 दूना 6, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा डी, 6 आपका आंसर आ जाएगा, जिसका भी 6 था सभी लोग सही हो, सभी लोग सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के बाद आइए 35 नंबर क्वेश्चन पे, कहा गया है इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ कहा गया है 2 गो कंपाउंड, थोड़ा सा ध्यान से कंपाउंड को देख लो बुआ, कोची कोची दिया है ना, यहाँ देख लो CONH3 है 5 गो, CONH3 के है बुआ 5 गो, CO है NH3 5 गो, यहाँ भी SO4 यहाँ भी, SO4 यहाँ भी, Br यहाँ भी, Br यहाँ भी, समावयवी हो गया। अब अगर कोई अंदर बाहर हो जाता है ना, अंदर बाहर, जैसे SO4 एक में बाहर है, देख लो यहाँ पर SO4 क्या है बुआ, तो बाहर है, देखिए तो पहला वाला में SO4 कहाँ है बुआ, बाहर है, फर्स्ट में SO4 कहाँ है, बाहर, और सेकंड में SO4 कहाँ है, फर्स्ट में SO4 बाहर है,
और सेकंड में SO4 को अंदर लिया है, ब्रोमीन को बाहर किया है। तो अगर अंदर बाहर जैसा कंडीशन दे देना तो सीधे उसको कह दें कि आयनन है। क्या है वो? आयनन समावयवी उसको कहा जाता है, आयनन समावयवी। क्या बोलते हैं? आयनन समावयवी बोलते हैं। आयनन समावयवी हम लोग उसको कहते हैं। आयनन समा है ना, आयनन समावयवी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 की ओर चलो। क्लोरोफॉर्म है एक। क्लोरोफॉर्म के बारे में पूछा गया कि क्या है था। क्लोरोफॉर्म का सूत्र आप लोग को पता है बउआ लोग? क्लोरोफॉर्म सब लोग जानते हो। क्लोरोफॉर्म के सूत्र सबको पता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3 होता है। बताइए के वो क्लोरीन है? 3 गो। तो अगर प्राइमरी है ना हैलाइड है, नहीं हैलाइड मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन की बात किया था, प्राइमरी ये वो नहीं है, है ना, इसमें टर्शियरी कहा है या ट्राई है ना, टेट्रा हाइड्रोजन इसमें रहेगा या ट्राई हाइड्रोजन रहेगा। ट्राई मतलब के गो होता है? 3। तो 3 गो तो है, ट्राई हाइड्रोजन हो जाएगा आपका आंसर इसमें सी, है ना। आंसर क्या रहेगा? ट्राई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाला के गो? हाइड्रोजन का एक मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई। तो हाइड्रोजन तो क्लोरीन है ना, 3 गो है, तो ट्राई हाइड्रिक हो जाएगा या सॉरी ट्राई हाइड्रोजन आपका हो जाएगा। ट्राई हाइड्रोजन, ट्राई हाइड्रोजन, क्लियर है? ट्राई हाइड्रोजन आपका हो जाएगा। तो इसका आपको फॉर्मूला पहले ध्यान रखना कि CHCl3 होता है जिसमें 3 गो रहता है, ट्राई हाइड्रोजन इसको कहते हैं। क्लियर है सब लोगों को बउआ लोग? सबको कंप्लीट हो रहा है? एकदम कॉपी में नोट करते जाना है, इस समय ज्यादा टाइम नहीं, एकदम नोट करते जाओ ये सब। 36 के बाद आ जाइए 37 पर। कहा गया एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करना शुष्क ईथर के, है ना, और रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे। एथिल ब्रोमाइड मेथ एथ, एथिल ब्रोमाइड में क्या लिखेंगे? बोलो बोलो बुआ। एथिल ब्रोमाइड है, नहीं तो मेथिल हो गया, एक ही गो ना है। एथिल आपको करना है, एथिल करना है मतलब CH2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? CH2 अब ब्रोमीन है, इसको कहा है सोडियम के साथ अभिक्रिया करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो कुछ मत करो, जितना रहेगा ना एक डबल कर देना होता है। तो के कार्बन दिया है, 2 कार्बन दिया है, तो 2 का के कार्बन हो जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड में आ जाए बस। सोडियम ड्राई ईथर डबल, सोडियम ड्राई, केमिस्ट्री का नियम है वो, सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम दे दिया, ड्राई ईथर दे दिया, उसको डबल कर देना है। तो बताओ 2 का 4 गो, 4 गो का क्या बनेगा? तो एक पर है ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, चार गो पर ब्यूट बोलते हैं। देखो ब्यूटेन दिया गया है, तो बी में आपका आंसर आ जाएगा ब्यूटेन। बी वाला आपका आंसर क्या आ जाएगा? वो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन रहेगा। कंप्लीट है, ब्यूटेन हो गया इसका आंसर। कंप्लीट होना चाहिए सबको, ये सब हुआ। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ऊर्ज रिएक्शन आपको पढ़ना भी है। ऊर्ज रिएक्शन है ना आपको मिलता है और आपको डायरेक्ट पूछता भी है। जब भी सोडियम ड्राई ईथर का है ना, तो डबल कर देना है, जितना देगा उसके डबल कर देना है। 37 के बाद आ जाइए 38 नंबर पर। ये कंपाउंड है जिसको ध्यान रखना है, एलिल हैलाइड कौन है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, वो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHCl है। यहाँ देखिए, यहाँ एनाक्लोरीन है, यहाँ पर देख लीजिए, इसके डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन पर आपको क्लोरीन दिया, तो उसको एलिल हैलाइड हम लोग कहते हैं। क्या बोलेंगे? एलिल हैलाइड कहेंगे। तो इसका आंसर आपको सी कर लेना है। क्या कर देंगे? सी कर देंगे। अभिक्रिया यहाँ देखिए, एक अभिक्रिया दिया गया है और कहा गया है ना कि इसमें है ना हाइड्रोजन के अम्लीयता के बारे में कहा गया। हाइड्रोजन के है ना अम्ल की क्रियाशीलता कहा गया, अम्ल की क्रियाशीलता। हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता क्रम कौन है? बताइए, हाइड्रोजन में अम्ल वाला सिचुएशन कैसे लिखते हैं? सबसे बड़ा बॉन्ड कहां बना? HI में, इसके बाद HBr, इसके बाद HCl, तक कौन सा आपका आंसर आ जाएगा? SN2 रहता है। जल्दी से, जितने जल्दी टूटे उतनी जल्दी अभिक्रिया। तो या आपको जल्दी टूटने वाला कौन रहेगा? अम्लीय ने कहा गया कि हाइड्रोजन में अम्ल की अभिक्रियाशीलता क्रम घटता हुआ है, तो सबसे ज्यादा HI होता है, उसके बाद HBr होगा, सबसे खराब रहता है HCl। ये तो आपको पता है, क्योंकि HI में हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बनने वाला बंधन बहुत बड़ा हो गया है और कमजोर है, आसानी पर टूट कर H+ आपको देगा। तो चलिए इसका आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन को चल लीजिए बउआ लोग, अगला क्वेश्चन को चल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है आपका? आइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 40 पर पहुंच गए हैं बउआ। 40 नंबर पे कहा गया है एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ, एथिल क्लोराइड को किसके साथ बउआ? AgCN के साथ कहा है कि AgCN के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखिए एथिल क्लोराइड ना कहा गया है, तो मेथ और एथ, यह हो गया मेथ और यह हो गया एथ, एथिल क्लोराइड है। इसको कहा है AgCN के साथ रिएक्शन करना है, CN दिया गया आपको। चलिए इसमें CN आपको दिया गया है। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाएगा बउआ।
चलिए ये आ गया है, हाँ यहाँ पर हो गया आपका। चलिए एथिल है ना, एथिल क्लोराइड कहा गया था ना, तो एथिल क्लोराइड का क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और Cl है, क्लोरीन है बउआ लोग, क्लोरीन। इसको रिएक्शन करवाएंगे AgCN से। ये देखिए यहाँ पर Ag और Cl बाहर हो जाएगा, ये आके ऐड हो जाएगा ना, तो आ जाएगा CH3 CH2 और NC आके ऐड होगा बउआ। कौन ऐड होगा, NC, आइसो वाला, आइसोसाइनाइड वाला। कौन सा दिया देख लीजिए, एथिल आइसोसाइनाइड। उलट के यहाँ पर जाके ऐड होगा है ना, रिवर्स होकर ऐड होता है, तो एथिल आइसोसाइनाइड आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो Ag जो है क्लोरीन को लेकर बाहर हो नहीं जाएगा, उसमें क्या परेशानी आपको है, क्लोरीन को लेकर बाहर हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड आपका आंसर आ जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, तो 40 के बाद 41 नंबर। 41 एक बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बुआ, है ना, एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वाला में से क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से इसका जवाब सब लोग पहले दे देगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या रहेगा, जल्दी से जवाब चाहिए, क्या रहेगा, क्या रहेगा। जितने कम क्लोरीन की संख्या उतना ही ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण। जितने कम, जल्दी से बता दीजिए क्या रहेगा, क्लोरीन की संख्या कम, द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा। क्लोरीन की संख्या कम तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा। चलिए जल्दी से बताइए, किसमें क्लोरीन की संख्या कम है। यहाँ पर क्लोरीन 1 गो, यहाँ क्लोरीन 2 गो, यहाँ क्लोरीन 3 गो, यहाँ 4 गो। 4 गो वाला तो और जीरो हो जाता है, 4 गो वाला का इसका जीरो रहेगा। लेकिन कहा गया है जितने कम उतने ज्यादा हो जाएगा बुआ, ज्यादा है ना, तो जितने कम रहेगा ना तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण उतना ही ज्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। सॉरी वहां थोड़ा सा उल्टी लगता बोला गया था। यहाँ देख लीजिए, सबसे कम किसका है, सबसे कम किसमें है, क्लोरीन इसमें है, तो इसका सबसे अधिक रहेगा, सबसे अधिक रहेगा। और सबसे ज्यादा इसका ना है तो इसका जीरो हो जाएगा, सबसे कम होगा। CCl4 का जीरो होता है, CCl4 का जीरो होता है। BF3 भी एक एग्जांपल आपको देता है, BF3 का भी आपका जीरो आ जाएगा बुआ, BF3 का भी आपका जीरो आ जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण की बात हम किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, इसका आंसर सबसे कम क्लोरीन यहां पर था, इसका सबसे अधिक आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन को चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया ईथर के केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण पूछा गया है, प्रसंकरण पूछा गया, जल्दी से बता दीजिए क्या रहेगा। प्रसंकरण कहा गया है, ईथर के संरचना आप लोग सुने होंगे, ईथर के संरचना आप लोग है ना सुने होंगे बुआ कि ऐसे O है और इधर R रहता है, इधरों R रहता है। तो यहाँ देखिए लोन पेयर एगो यहाँ है, एगो यहाँ, और सेल पर 2 गो लोन पेयर होता है, गिन लो ना, सिग्मा लोन पेयर था 1 2 3 4, और 4 का क्या जानते हो, 4 का क्या, sp3, तो आपका आंसर sp3 इसका आ जाएगा। कौन सा आंसर रहेगा, C रहेगा। ईथर में बताइए ऑक्सीजन का क्या रहेगा, ऑक्सीजन का जो होता है बुआ प्रसंकरण, गिन लो, इधर से 1, इधर से 2, एगो इधर एगो इधर, तो 2 2 4 गो, 4 का 4 गो देखो ना बुआ, 3 1 4 गो ना दिले sp3 में, तो 4 हो गया इसका, तो 4 गो वाला का sp3 हो जाएगा, इसका आंसर C। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास का कोण बनता है, वो आपसे नहीं पूछेगा, तो यहाँ को ध्यान रखनी है। अगला 42 के बाद आइए 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बुआ, यहाँ देख लो 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। फॉर्मल्डिहाइड कहा गया है ना, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, H होता है, फॉर्मल्डिहाइड में क्या रहता है बुआ, HCHO, ये कहा गया फॉर्मल्डिहाइड को MgBr से अभिक्रिया करवावे, कहा गया है MgBr से अभिक्रिया कर, CH3MgBr, सॉरी CH3MgBr दिया गया है, CH3MgBr है, CH3MgBr से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, देखो क्या बनेगा ये समझा देते हैं। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो 2 कार्बन वाला एल्कोहल, महुआ ब्रांड जिसको कहते हैं, 2 कार्बन वाला एल्कोहल कहीं दिया है बुआ, 2 कार्बन वाला एल्कोहल बनाता है, 2 कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा बुआ, 2 कार्बन वाला एल्कोहल, इसी को महुआ ब्रांड कहा जाता है। ध्यान रहेगा बुआ, फॉर्मल्डिहाइड को अगर है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रीनियर अभिकारक से अभिक्रिया करवाते हैं ना, ग्रीनियर अभिकारक से, तो आपका क्या बनता है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 कार्बन वाले एल्कोहल का निर्माण होता है, 2 कार्बन वाले एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन कहाँ आपका गया जी, अगला क्वेश्चन को चलिए, IPSC नाम लिखना है, कंपाउंड दिया गया, देख लो यहाँ पर एकदम देख लीजिए, ट्रिकवा समझ लीजिए इसका, IPSC नाम में ट्रिकवा देख लीजिए, IPSC नाम में हम लोग किस तरह से लिखते हैं, IPSC नॉमिनोक्लेचर किस प्रकार से किया जाएगा बताइए।
यहाँ हम लोग देखते हैं OH है कि नहीं, तो गिन लो। सबसे बड़ा Na से गिनेंगे तो 1 2, यहाँ से भी गिनेंगे तो 1 2, तो दूसरा पर OH है ना, तो कहाँ 2 करके कुछ दिया है, 2 करके कौन सा दिया देख लीजिए। तो 2 आप प्रोपेनॉल क्यों दिया है देख लीजिए, कार्बन गिनो 1 2 3, तो 1 का मेथ, 2 का एथ, 3 का प्रोप, तो 2 प्रेप है ना, 2 प्रोपेनॉल आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन को चल रहे होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। 2 प्रोपेनॉल के बाद आ जाइए, कौन सा है होगा, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक क्या बनता है। इसको तुम्हें है ना नियम ध्यान रखो, बड़ी केमिस्ट्री में काम देता है। अगर एल्कोहल के ऑक्सीकरण करवाते हैं तो पहले एल्डिहाइड बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल है बउआ, अगर एल्कोहल तुम लेते हो, ऐसे एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएं तो पहले कौन सी बनेगा, एल्डिहाइड। क्या बनेगा बउआ, लोग बोलो, एल्डिहाइड बनेगा। सर जी क्या रहेगा, एल्डिहाइड बनेगा। पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद फिर से करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। पहले एल्डिहाइड बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहा गया कि पहला यौगिक क्या बनेगा, सबसे पहला यौगिक, तो पहला यौगिक तो एल्डिहाइड में बनता है। एल्डिहाइड अगर कहता फाइनल यौगिक, अंतिम एकदम लास्ट में क्या बनेगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता। तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड आंसर आ जाएगा। याद रहेगा, एल्कोहल के प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से पहले एल्डिहाइड बनता है, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कॉपी में लिख लेना हुआ, कॉपी में लिख लीजिएगा कि जो प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से पहले एल्डिहाइड बनता है, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कहता है निम्नलिखित में से किसे ल्यूकास अभिकारक कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए। ल्यूकास रिएजेंट क्या कहा जाता है बुआ, ल्यूकास रिएजेंट किसको कहते हैं, अनहाइड्रस Zn-Cl2। देख लो बुआ, अनहाइड्रस Zn-Cl2 कंसंट्रेटेड H2SO4, एनहाइड्रस Zn-Cl2, अनाद्र Zn-Cl2 और सांद्र है ना HCl, सांद्र HCl को। थ्योरी है, एकदम ध्यान रखना है, एल्कोहल के टेस्टिंग में किया जाता है इसका प्रयोग, है ना, इसको ध्यान रखना है आपको। अनाद्र Zn-Cl2 और सांद्र HCl ध्यान रखना है, याद रहेगा सब लोगों को, सब लोगों को याद रहेगा बुआ, सब लोगों को याद रहेगा, सब लोग को इसको याद रखना भी है। जब एग्जाम जब तक ना खत्म हो जाए एकदम याद रखो, अनाद्र Zn-Cl2 और HCl जो होता है कंसंट्रेटेड वो सांद्र, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनियार अभिकारक, सॉरी ल्यूकास अभिकारक कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है, ल्यूकास अभिकारक कहते हैं, जिसको से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के पहचान होता है। अभी केवल इसका नाम आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन की चलिए, परिशोधित स्प्रिट में होता है, परिशोधित स्प्रिट में लगभग 95 से 96% के आसपास तक है ना बुआ, एथिल वाला आपको होता है, एथिल एल्कोहल होता है 95 से 96% के आसपास तक होता है। 95 से 2-3% या 4% उसमें जल होता है, नहीं तो पूरा का पूरा उसमें एथिल एल्कोहल होता है। 95.5% लगभग 95-96 के बीच में है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कहा जाए परिशोधित स्प्रिट में क्या होता है, तो 95 से 96% के आसपास आपका स्प्रिट होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहा गया, एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का जो सामान्य सूत्र आपको याद रखना है, CnH2nO, CnH2nO, यहां देख लो, यहां पर लिखे हैं CnH2nO होता है बुआ, क्या रहता है, CnH2nO होता है, CnH2nO होता है, क्या रहेगा, CnH2nO, CnH2nO, एल्डिहाइड और कीटोन का है बुआ, एल्डिहाइड और कीटोन का CnH2nO रहेगा, ये ध्यान आपको रखनी है। 48 के बाद चलिए 49, निम्नलिखित में किसके साथ कनिजारो अभिक्रिया नहीं होता, जेकरा पास अल्फा हाइड्रोजन न रहे, नो अल्फा नो एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, जहां एल्डोल संघनन नहीं होता वहां कनिजारो होता है। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फॉर्मल्डिहाइड बउआ HCHO आपका आंसर आ जाएगा, HCHO अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, ये कनिजारो नहीं देगा एकदम। इसको एग्जाम्पल में आपको यही दे नहीं रहता, HCHO में है ना कनिजारो अभिक्रिया नहीं होता, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको 1 नंबर एग्जाम में आ जाएगा। HCHO में कनिजारो अभिक्रिया होता है बुआ, सॉरी कनिजारो अभिक्रिया होता है, अल्डोल संघनन नहीं होता है। कनिजारो नो अल्फा, ध्यान दो एक बार फिर से सुन लो इसको, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता है। अल्फा नहीं है कनिजारो होगा, अल्फा नहीं है कनिजारो अभिक्रिया होगा, अल्फा नहीं है कनिजारो अभिक्रिया होगा, अल्फा नहीं है कनिजारो अभिक्रिया होगा। क्लियर हो गया, अल्फा नहीं है कनिजारो अभिक्रिया होगा, अल्फा नहीं है कनिजारो अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो आपका हो गया कौन सा आंसर, यहाँ पर कौन सा आपका आ गया बुआ, तो आपका आंसर यहाँ पर देख लीजिए HCHO, बी इसका आंसर रहेगा, बी आंसर रहेगा बुआ लोग, बी आंसर रहेगा, बी आंसर रहेगा।
49 के बाद 50 में कहा गया कि आईपीएससी नाम लिखिए। आईपीएससी नाम के लिए कार्बन गिन लो, के गो है बउआ, गिनो कार्बन, इसमें के गो है, 2 गो है ना। कार्बन देख लीजिए, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, के वो हो गया 2 गो। 2 को क्या बोलते हैं, एथेनल, है ना, एथेनल। और एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड उसमें नहीं लिखेंगे, एथेनल लिखेंगे बुआ। क्या लिखेंगे, है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आपको आईपीएससी नाम में नहीं आता है, एथेनल इसको लिखेंगे, मेथ एथ 2 है, एथेनल, एथेनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसका आंसर एथेनल हो गया है। 50 के बाद 51, बस 70 क्वेश्चन दिया है, टोटल कंप्लीट करते जाना है, टोटल कंप्लीट करते जाइए, एक को छोड़िए नहीं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के है क्रियाशीलता एकदम निश्चित पूछेगा, निश्चित पूछेगा। इसमें ई वाला होता है एल्डिहाइड, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, वहां ये होता है आपका क्या, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, कीटोन आपका रहेगा, पहला आपका कीटोन रहेगा बुआ, कीटोन रहेगा पहला, सी और डबल बॉन्ड हो दिया कीटोन, एक तरफ हार्ड हो जाते हैं, इसको एल्डिहाइड बोलेंगे। या आपका ईथर होता है, या हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबको नाम याद हो गया, सबको लिख लेना। सी डबल बॉन्ड वाला को एल्डिहाइड लिखो, इसको लिखो, सॉरी इसको कीटोन लिखना है बुआ, ये आपका कीटोन है। ये क्या है, पहला वाला आपका कीटोन है, सी डबल बॉन्ड ओ दिया है ऐसे, ये आपका कीटोन हो गया। ये वो एच दे दिया, सी डबल बॉन्ड ओ करके वो एच दे दिया, तो एल्डिहाइड आपका हो जाएगा। नहीं, ऑक्सीजन दिया, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड दिया, तो आपका ईथर रहेगा। और लास्ट वाला ए जो आपका होता है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। याद रहेगा सबको, कार्बोक्सिलिक अम्ल यहां पर आपका हो जाएगा, क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, 51 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसके साथ मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समावयवी दर्शाता है। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा है ना, तो ईस्टर वाला रहता है ना। अगर समावयवता की बात करता है तो किसके साथ जाता है वो, ईस्टर के साथ, ईस्टर के साथ। याद रहेगा, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल और ईस्टर दोनों समावयवी होता है, दोनों का सूत्र सेम ही रहता है, दोनों ईस्टर इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा वो लोग, ईस्टर। इसका आंसर आपको ईस्टर ध्यान रखना है, एकदम नॉर्मल है, थियोरिटिकली सब है, तो इसको आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, थियोरिटिकल है। चलिए, प्राइमरी अल्कोहल को निरूपित किया जाता है, प्राइमरी तो RNH2 ये तो होता है, जहां एगो R वाला ग्रुप रहे ना तो उसको प्राइमरी कहते हैं, एगो कार्बन वाला ग्रुप रहता है, कार्बन का एक ही ग्रुप रहता है ना, तो उसको प्राइमरी बोला जाता है, तो प्राइमरी आपका हो जाएगा RNH2। क्लियर हो गया, RNH2 इसका ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप एकदम इसको ध्यान रखिए, ये एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, वो कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं, 12th में पढ़ना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट बनाना से, है ना। क्या बोला, मेथिल एमीन, तो लीजिए मेथिल एमीन दे दिए हैं NH2, इसको क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराना है एल्कोहलिक KOH के साथ, 3 को क्लोरीन है तो 3 को KOH दे दो, 3 को देंगे तो तीनों को ही लेके बाहर हो जाएगा पोटेशियम। नहीं, क्या बनेगा, गर्म करने पर तो लास्ट में NC हो जाएगा वो, NC है ना, गर्म करने पर लास्ट में NC, टोटल हट जाएगा, यहाँ N देख रहे हो और यहाँ को C देख रहे हो, तो N और C जाके जुड़ जाएगा, तो CH3NC एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ अगर गर्म करते हैं ना तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, CH3NC का निर्माण होता है, स्वाहा, ध्यान रखना है इसको, CH3 है ना, CH3NC का निर्माण होगा, CH3NC का निर्माण होगा, वो ध्यान रखना है, CH3NC का निर्माण होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। 54 के बाद आ जाइए जल्दी से 55 नंबर क्वेश्चन पर। 55 ट्राई मिथाइल एमीन है, ट्राई है ना, तो ट्राई मतलब 3 गो, तब प्राइमरी मतलब 1, सेकेंडरी मतलब 2 और टर्शियरी मतलब 3। तो बताइए, ट्राई बोला है मतलब 3 गो मिथाइल, तो 3 गो मिथाइल वाला मतलब टर्शियरी हो जाएगा आपका, 3 मिथाइल बोला है तो ट्राई मतलब 3 होता है, 3 और टर्शियरी मतलब भी 3 होता है, तो कौन सा आंसर पाओगे, 55 का C न हो जाएगा, बिल्कुल 55 का C रहेगा। अगला में आ जाए, निम्नलिखित में से किसका है ना एल्कीकरण संभव है, एल्कीकरण मतलब R ग्रुप को जोड़ना, एल्काइल को जोड़ना, तो एल्काइल सभी पर जोड़ सकते हैं, सब पर एल्काइल जोड़ सकते हैं, सब पर एल्काइल जोड़ सकते हैं बुआ। देख लो प्राइमरी वाला पड़ता, प्राइमरी में देखो, अरे NH3 होता है ना बुआ, तो NH3 में एक जोड़ सकते हैं, एक हाइड्रोजन घटाओ एक जोड़ो, है ना, फिर एक हाइड्रोजन घटाओ एक और जोड़ो, तो सेकेंडरी एक हाइड्रोजन घटाओ एक और जोड़ो, तो 3 पहले है ना, एक जोड़ेंगे तभी संभव है, 2 जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, बताओ, R आ जाएगा NH2 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा 3 गो में से, वास्तव में तो 3 गो ऐसे होता है, तो एक जोड़ेंगे तब प्राइमरी बन जाएगा। अच्छा, अबरी को करते हैं कि 2 को जोड़ते हैं,
आर कर देते हैं, एन है, एगो और आर जोड़ दो, एगो एच रह दो, तो बताओ का सेकेंडरी नहीं है, टर्शियरी वाला में तो एकरा हटा के एगो और ऐसे करके जोड़ दो। बिल्कुल देखो 3 को जोड़ सकते हैं, 3 को है तो तीनों तक जोड़ सकते हैं टर्शियरी। तो इसमें जो आंसर आपका रहेगा इस सब पर आ रहा है ना। आंसर जो रहेगा बउआ यहां पर सभी, इनमें से सभी। कौन सा हो गया आपका आंसर? डी हो गया। क्लियर है, डी आपका आंसर हो गया। 56 के बाद जल्दी से आ जाइए 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कहां गया आपका 57? बताइए। कहा गया अनुसूत्र C4H11N द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है? के गो प्राइमरी एमीन होगा, क्यों कारण है वो देख लो, 4 को होता है, 4 गो प्राइमरी एमीन रहेगा। ध्यान रहेगा 4 कार्बन 4 प्राइमरी एमीन, ध्यान रखना है। अगला देख लीजिए एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल दिया है ना, एसीटोनाइट्राइल है। तो एसीटोनाइट्राइल के बारे में कहा गया एसीटोनाइट्राइल। तो एसीटोनाइट्राइल का जो सूत्रवा होता है ना, अगर याद रहेगा तो जल्दी आपसे बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। एसीटोनाइट्राइल का सूत्र होता है CH3, देख लो CH3 और CN होता है, CH3 CN। तो बताओ एक कार्बन है कि 2 कार्बन है? 2 कार्बन है। तो मेथ है कि एथ है? एथ वाला है। तो बताइए 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन वाला को कौन बोलते हैं? एथेनाइल है ना, एथेनाइल ट्राइल, एथेनाइल ट्राइल हो जाएगा। तो कौन सा आपका आंसर आ गया? 2 गो है। तो एथेन वाला कंडीशन किसमें दिया? इसमें मेथ दिया, इसमें प्रोप दिया, इसमें ब्यूट दिया, इसमें ना इथेन दिया है। तो 2 कार्बन मिला के बताओ ना बॉय, एथी तो बोलते हैं, 2 कार्बन मिला के एथ बोलते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो गया इसका? बताइए। बी हो जाएगा। इसका सूत्रवा खाली ध्यान रखना, एसीटोनाइट्राइल का सूत्र होता है CH3 और CN, 2 कार्बन है बउआ, तो 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। आपका आंसर भी आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एकदम टोटल बना लेना बउआ, छोड़ना एको नहीं है। 59 पे पहुंच गया। निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड? आंसर ग्लैक्टोस। मोनोसेक्राइड में कौन आएगा? ग्लैक्टोस। ये थ्योरी है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। थ्योरी है, ग्लैक्टोस इसका आंसर हो जाएगा। मोनोसेक्राइड में ग्लैक्टोस, सुक्रोस, माल्टोस से लैक्टोस भी दिया था, ग्लैक्टोस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 60 नंबर, बस जल्दी से पहुंचने वाले हैं। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम होता है? यहाँ तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है बउआ, ऑप्शन ही गलत है। इसमें PSP होता है। क्या होता है? PSP होता है बउआ, फॉस्फेट। PSP देख लो, PSP रहेगा, PSP नहीं, PSB है बउआ, PSB है, PSB होता है। फॉस्फेट है, शुगर है और बेस है। फॉस्फेट है, पहले शुगर, पहले शर्करा पहले होना चाहिए, बेस बाद में होना चाहिए था। तो कौन सा? ऐसा दिया ही नहीं है। फॉस्फेट पहले, शुगर, शर्करा बाद में, और भस्म जो सबसे लास्ट में रहेगा। तो फॉस्फेट, शर्करा और भस्म, बेस मतलब भस्म। तो फॉस्फेट, शर्करा, भस्म देवे नहीं किया इसमें, तो आपका वास्तव में आंसर यह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, अगला क्वेश्चन में चल लेते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो स्कर्वी होता है। निम्नलिखित में कौन अल्फा एमिनो अम्ल है? लाइसिन आपका अल्फा एमिनो अम्ल होता है बुआ। कौन सा हो जाएगा? लाइसिन। लाइसिन आपको ध्यान रखना, वीडियो को सब लोग को लाइक कर देना बुआ। लाइसिन हो जाएगा। आधे घंटे में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया जाता है? ध्यान रखना, अगर स्टार्च को आप माल्टोज में बदलना चाहते हो ना, तब डाइस्टेस का प्रयोग कर, स्टार्च को माल्टोस में बदलना है, स्टार्च को माल्टोस में, तो डाइस्टेस जो एंजाइम होता है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। आधा घंटा में बदल देगा। एंजाइम एक प्रकार का होता है जो स्टार्च को माल्टोस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। डाइस्टेस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन, ये सब देखो सब थ्योरेटिकल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का है बुआ, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर? पूछेगा ही पूछेगा आपको। आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर में क्या हम लोग को बोल देना? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर के लिए आइसोप्रीन, आइसोप्रीन याद रहेगा। प्राकृतिक रबर के लिए आइसोप्रीन। कैप्रोलेक्टम निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है? नायलॉन 6 का। कैप्रोलेक्टम किसका होगा? नायलॉन 6 का मोनोमर होता है। तो ढेर मनी कैप्रोलेक्टम मिलेगा तो नायलॉन 6 का निर्माण कर देता है। नायलॉन 6 कैप्रोलेक्टम में ध्यान रखना है, कैप्रोलेक्टम है ना नायलॉन 6 का मोनोमर होता है। अगला, निम्नलिखित में से डेक्रोन किसका उदाहरण है बुआ? ध्यान रखना, पॉलिएस्टर होता है। सब याद रखे वाला चीज है, एकदम ही सबको मेमोरी में आपको रखना है। तो पूछा जाए कि बताइए डेक्रोन, तो कौन सी कहते हैं? पॉलिएस्टर। डेक्रोन किसका उदाहरण है बुआ? तो पॉलिएस्टर का होता है। पॉलिएस्टर याद रहेगा। ये सब लास्ट में दिया गया है, तो सब है ना, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है सब याद करना है। आपको बायोकेमिस्ट्री वाला से दे दिया है। क्लोरामीन टी,
क्लोरामीन, क्लोरामीन टी दिया, देख लो इंग्लिश वाला पढ़ो, क्लोराम है ना, ये है क्लोरामीन टी, यहाँ देख लो अच्छा से बुआ, पढ़ लीजिए पहले। क्लोरामीन टी जो होता है वो ना, क्लोरामीन टी जो होता है ना आपका एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है वो, क्या रहता है, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या रहेगा जल्दी से बता दीजिए, एंटीसेप्टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो ये सब देखो थ्योरेटिकल है, इसको कुछ कर नहीं सकते हो। पेनिसिलिन का सबसे पहले आविष्कार कौन किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। पेनिसिलिन का खोज कौन किए हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसमें क्या समझा पहले, इसको ध्यान रखना। फिनोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है, तो दो चीजें एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं फिनोल, वो एंटीसेप्टिक मतलब ना, तो उसको है ना स्किन पे लगा सकते हैं, उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। डिटॉल एंटीसेप्टिक होता है। एक अभी पीछे आया था, यहाँ देखो तो क्लोराम ये आपका है ना क्लोरामीन टी है, तो ये भी आपका एंटीसेप्टिक होता है। तो इसको भी कोची कर सकते हैं, स्किन पे हम लोग लगा सकते हैं। तो क्लोराम टी, और यहां देखिए कि ये वाला आपका हो गया, तो एंटीसेप्टिक आपका होता है। तो फिनोल एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन जनरली फिनोल का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं होता है। फिनोल होता है एंटीसेप्टिक, कम मात्रा रहता है ना, सांद्रता बड़ी कम रहता है, तब प्रयोग होता है। फिनोल का एंटीसेप्टिक मतलब ये हो गया ना कि उसको स्किन पे लगा सकते हो। एक होता है डिसइंफेक्टेड, इन्फेक्शन नहीं होने देगा, तो उसको सतह होता फर्श उसको साफ करने में हम लोग करते हैं। नहीं, अगर चमड़ा पे लगाना, स्किन पे लगाना है तो एंटीसेप्टिक, लेकिन अगर नीचे पोछा मारना ना, शरीर पे पोछा मारना है तो एंटीसेप्टिक, और नीचे अगर सतह को पोछा मारना है ना तो डिसइंफेक्टेड, ठीक ना, डिसइंफेक्टेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो फिनोल वास्तव में डिसइंफेक्टेंट होता है। अगर दोनों दिया रहेगा तब इसको डिसइंफेक्टेंट लिखिएगा, होता दोनों है, लेकिन अगर दोनों दिया रहेगा ना तब वास्तव तौर पे मूल रूप से इसका प्रयोग हम लोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं। याद रहेगा आपको। तो चलिए इसका आंसर सी हो गया, डिसइंफेक्टेंट। लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बउआ। 70 क्वेश्चन दिया था, 70 पे पहुंच गए हैं। मार्फिन क्या है, मार्फिन एनाल्जेसिक होता है बउआ। मार्फिन क्या होता है, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक होता है मार्फिन। मार्फिन आपका एनाल्जेसिक होता है। खत्म हो गया आपका, 70 क्वेश्चन करवा दिए हैं। टोटल को एकदम याद कर जाओ बउआ, है ना, टोटल को एकदम याद कर जाना है, याद कर जाना है। और देखिए इसके बाद इकाई सेल क्या होता है, यूनिट सेल किसको कहते हैं, ये सब देख लीजिए क्या है ना, उल्टा प्रसरण क्या है। ये टोटल देखिए आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन सब दिया गया है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है वो, ये सब यहाँ 2 नंबर वाला विलोपन अभिक्रिया क्या है, 2 नंबर वाला सब क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने के लिए दिया है। SO4 2- की आकृति पूछा गया है ना। अपवहन किसे कहते हैं, जो कहा गया है बउआ, है ना। अधिशोषण अवशोषण में आर्हेनियस समीकरण क्या है, जो दिया गया है। हाल ही में आर्हेनियस समीकरण को पढ़ा दिए हैं। रोजेमुंड अभिक्रिया लिखने के लिए कहा। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव न्यूक्लिकम नहीं पढ़ाए थे, दीर्घोत्तरीय में देख लीजिए क्या है। प्राइमरी एवं द्वितीयक सेल से क्या समझते हैं, इसका एक एक उदाहरण देकर वर्णन करना। प्रथम कोटि का अभिक्रिया, वेग स्थिरांक के लिए 5 नंबर, बड़ी इंपॉर्टेंट। सबके सूत्र लिखना है हुआ, और संरचना लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव लिखना है। डीएनए आरएनए में अंतर बता दिए हैं। डीएनए आरएनए में अंतर एकदम निश्चित पूछेगा हुआ, डीएनए आरएनए में अंतर। डीएनए आरएनए वाला जो रहेगा उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां सब देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बाद में मिलते हैं बुआ, है ना, फिजिक्स वाले क्लास में। ठीक है, चलो।